क्योंकि मन थोड़ा सा बहुत तीव्र वेग से चलने वाला एक पदार्थ है हमारे शरीर का। तो अभी जो इसके जो विषयवती जो प्रवृत्ति उत्पन्न थी ना, ये सब मन को, अभी मन के बारे में चर्चाएं हो रही है, अभी चित्त के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि मन जो है तो चित्त का एक विकृति है, चित्त के बाद मन आता है। तो प्रकृति के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार के बाद मन। इसलिए हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये अब वही कह रहे हैं कि जो कल ये वाला जो हो गया था विषयवती जो है भाई, ये हमारी इंद्रियों का विषय है। जितने भी स्थूल पदार्थ हैं या तो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये हमारी इंद्रियों का विषय है। विषयवती जितने भी हैं, इनको जो है जब इनको स्थित कर देते हैं, मतलब इनको बांधने वाली हो जाती है। जब उस तरह की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो बांधने वाली हो जाती है। तो इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं कि विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका मतलब जिसका शोक नष्ट हो चुका है। अब शोक कब होता है? मोह में। और मोह कब होगा? जब आपके अंदर तमोगुण होगा। तो तमोगुण जिसका खत्म हो गया है, रजोगुण और तमोगुण से रहित, मतलब खत्म का मतलब नष्ट नहीं होगा, लेकिन सतोगुण अधिक मात्रा में हो जाएगा और तमोगुण और रजोगुण न्यून मात्रा में हो जाएंगे। क्योंकि त्रिगुणात्मक जब तक शरीर है, इंद्रियां हैं, तब तक त्रिगुणात्मक तो रहेगा ही। तो यहाँ उसका जो तात्पर्य दिया जाएगा वो न्यून। तो सतोगुण जिसकी अत्यधिक मात्रा में सतोगुण है, सतोगुण मतलब प्रकाश, जिसके अंदर सतोगुण की मात्रा ज्यादा होगी, उसके जो चित्त जो होगा, जो बुद्धि होगी, वो ज्यादा प्रकाशमान होगी। तो इसलिए हमें जो है तो विशोका मतलब जिसका तमोगुण न्यूनाति न्यून हो चुका है, रजोगुण न्यूनाति न्यून हो चुका है, उसके पास जो है तो शोक वाला विषय नहीं रह गया, शोक का पदार्थ ही नहीं रह गया, न मोह रह गया, न सुख रह गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो विशोका व ज्योतिष्मति, जिसके जो शोक रहित है और जो प्रकाश प्रवृत्ति वाला, तो वो शोक रहित जब हो जाएगा, तो शोक रहित कब होगा? जब तमोगुण और रजोगुण की न्यूनाति न्यून हो जाएगा। तो जब दो पदार्थ नीचे को दबेंगे तो सतोगुण ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो सतोगुण जब बढ़ेगा तो वो सतोगुण क्या है? प्रकाश स्वरूप है। जब वह प्रकाश स्वरूप होगा तो उस समय जो प्रकाश वाली प्रवृत्ति, अब आप लोग समझ गए होंगे, तमोगुण और रजोगुण का दब जाना तो सतोगुण का अत्यधिक हो जाना, तो उस समय जो हमारा जो चित्त होगा, वो थोड़ा सा प्रकाशमान होगा। हमारी जो वस्तु जैसे उसको हम देख पाएंगे। तो उस स्थिति में वो शोका व ज्योतिष्मति, मतलब तमोगुण रजोगुण से हम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और जो सतोगुण है वो हमारे चित्त में ज्यादा मात्रा में होगा। तो जो वस्तु जैसी है उसको हम उस प्रकार का देख पाएंगे। तो इसमें अब मन से बढ़कर के चित्त की चर्चाएं हो रही है। चित्त को निर्मल, चित्त कैसे क्या काम करता है, इस विषय पर चर्चाएं हो रही है। तो कह रहे हैं चित्त ऐसे भी होता है कि मन को जो है तो जब मात्रा बढ़ेगी तो मन वहां पर स्थिर होगा। तो जिनका ये तमोगुण रजोगुण लीन हो गया है और सत्वगुण अत्यधिक मात्रा में हो गया है, प्रकाशमान हो गया सर है। थोड़ा सा और जोर से बोलना होगा, आवाज धीमी और थोड़ी सी वो आ रही है ना। अच्छा, यस सर, बहुत अच्छा, हाँ तो उसको ठीक करते हैं। तो अब आ रही है? हेलो, उसी पिच पे आ रही है गुरुजी, थोड़ा सा थोड़ी सी लाउड। अच्छा, अभी और अभी समस्या है? अभी, हाँ अब ठीक है, अब सही आ रही है। अच्छा अच्छा, तो अब ये मुझे लगता है ये इसको मैं बड़े स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारे जो शरीर में जो 3 प्रकार के तत्व होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें जो रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण दुखात्मक है और तमोगुण मोहात्मक है, मतलब रागात्मक है। मोह और राग एक ही है। तो इसलिए ये जो होगा तो ये उसके न्यून हो जाते हैं। और जो सतोगुण है, प्रकाश वाला है, तो वो सतोगुण जिसका थोड़ा सा अत्यधिक मात्रा में होगा, इनकी अपेक्षा वो तीव्र होगा, वो
जो वस्तु जैसी है तो उसमें मन हमारा स्थिर होगा, क्योंकि वो प्रसन्नावस्था होती है। उस समय मन हमारा इन सब विषयों में न रह करके तो उस समय हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो मन को स्थिर करने का एक कारण ये भी है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे खान पान है सतोगुण जैसे, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन है, ऐसे लोगों का सत्संग है, जिसमें सतोगुण की मात्रा आपको अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। ये तो मतलब मन को एकाग्र करने के लिए एक ये भी साधन है। अब हम आगे देखते हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम। अब वीतराग वही बात यहाँ विशोका और ये एक ही है। कहते हैं वीतराग व विषयम, जिसके विषय, विषय मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जो तन मात्राएं हैं उनके जो विषय हैं, जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, वो जिनके वीतराग हो गए हैं। मतलब वीतराग कैसे कि वो अब उनको वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उनसे ऊपर उठ चुके हैं। उनसे ऊपर कब उठेंगे, जब सतोगुण की मात्रा आपके पास अत्यधिक मात्रा में होगी। तो जो वस्तु जैसे है, क्योंकि जब तक तमोगुण और रजोगुण होता है तब तक हम वस्तु के वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से वीतराग विषयम व चित्तम, तो जिन लोगों का वीतराग हो चुके हैं, मतलब जिनके ये तमोगुण रजोगुण न्यून हो गए हैं और शतोगुण की प्रकार अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो गए हैं, तो जो ऐसे हैं उनका अगर हम लोग चिंतन करते हैं अपने चित्त पर, तो हमारा चित्त जो है एकाग्र होता है। वीतराग विषय वाले जो प्राणी हैं, जो योगी हैं, जो जो ऐसे जो ध्यान लगाते हैं, जो समाधि जिनको प्राप्त हुई है वीतराग विषय वालों की, उनको अगर हम लोग उनको अपना आराध्य और उपासक बनाते हैं, उनको अपने चित्त पर हम उनका अवलंबन करते हैं, तो हमारा चित्त एकाग्र होता है। अब यहाँ से चित्त के बारे में चर्चा है, ठीक है ना। अभी तक तो मन के बारे में थी, अब चित्त के बारे में चर्चा यहाँ से हो रही है। वीतराग विषयम व चित्तम। और आगे हम लेंगे तो कह रहे हैं कि चित्त को और भी उपाय है एकाग्र करने के। तो कह रहे हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम हुआ। इसके पहले कि मैं सूत्रों को किसी विद्यार्थियों से बुलवाया नहीं हो, तो बुलवाऊं क्या? कोई सर अच्छा रहेगा। हाँ, कोई बोलता भी चले, बीच में दो बार बोल दिया करे। हम अपने रंग में रंग जाते हैं ना, तो इसलिए फिर डिस्टर्ब हो जाता। कोई बोल दे भैया। स्वप्न निद्रा अज्ञानालंबनम नहीं, अभी इसको नहीं वा। दिया, और पहले इसके पहले वाले वीतराग विषयम व चित्तम। हाँ, सुंदरम। आगे स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व। और इसके पूर्व के जो जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। जी हाँ, एक मिनट सर। विशोका ज्योतिष्मति। हाँ, विशोका व ज्योतिष्मति अग्रे। इसके और पूर्व वाले विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थित निबंधिनी। सुंदरम सुंदरम। चलिए हम आते हैं अब इसमें। स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम हुआ। अब कह रहे हैं चित्त, अब और क्या उपाय है चित्त को एकाग्र करने के? तो कहते हैं कि स्वप्न और निद्रा, सुसुप्तावस्था में और स्वप्नावस्था में, ये इसमें हमें जो कुछ भी एक पॉजिटिव दिखाई दिया हो, तो उसका, उस ज्ञान का अगर हम अवलंबन करके चित्त पर उसका हम आधार बनाते हैं, उसको आधार बना करके और चित्त को वहां पर लगाते हैं, तो भी हमारा चित्त जो है एकाग्र होगा। मतलब इनको भी हम एक विषय ले सकते हैं। इनको स्वप्न में हमें जो पॉजिटिव जो दिखाई दिया है, और निद्रावस्था सुसुप्तावस्था में उनका अवलंबन करके चित्त में हम उनको अवलंबन करके और धारणा करें, उनको हम विषय बनाएं।
तो भी हमारा चित्त जो है एकाग्र होगा। ठीक है, एक बार इसको जो है उच्चारण कर दीजिए। स्वप्न निद्रा हाँ, करें करें। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। हाँ, सुंदरम। और एक कोई बालक कर दे। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। सुंदरम सुंदरम। तो यहाँ ये समझ में आ गया ना, स्वप्न में जो आपको पॉजिटिव विचार, जो आपको ग्रंथों से संबंधित जो विचार आए हो, जैसे हमारे जो आगम शास्त्र हैं, जैसे वेद इत्यादि जो हैं, जैसे वो लोग स्वर्ग की चर्चाएं करते हैं, तो उन चर्चाओं को जैसे हम आधार मान करके हम लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उन बातों को मान करके, इसी प्रकार से हमारे सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था में जो कुछ भी इस तरह का हमारे योग में जो सहायक हो सके, अगर उनका हम आधार मान करके, उनका अवलंबन करके, चित्त का अवलंबन करके अगर उस पर हम ध्यान और करते हैं, तो हमारा चित्त जो है एकाग्र होगा। गुरुजी माफी, जो आप अवस्था दोनों बता रहे हैं, स्वप्न अवस्था और एक जो है, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? अब स्वप्न में क्योंकि देखिए स्वप्न में क्या होता है कि आपकी श्वास चलती होती है, जी ठीक है ना, जी, और उस समय आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। जी जी तो स्वप्न आप तब देखते हैं जब पूर्ण निद्रा पर होते हैं। जी। और तो आप इस टाइम पे आप कह रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव नींद, पॉजिटिव थॉट्स आप पॉजिटिव मतलब जो आपके योग में, आपके समाधि में जो सहायक उत्पन्न हो सके। जी, तो गहरी नींद में, जी सर, आप नहीं तो नींद पर रहना नहीं है, आप जब जी जी गहरी नींद में सो रहे थे उस समय आपको जो कुछ दृश्य दिखाई दिया हो, आपका चित्त कहीं भ्रमण कर रहा हो उस समय, जी जैसे किसी योगी को देखना, उसके बारे में ये होना कि इस प्रकार से वो समाधि कर रहा था, इस तरह से हम स्वर्ग लोग गए, वहां आश्रम गए, वहां पर इन योगियों से मुलाकात हुई, वो योगी इस तरह से जीवन जी रहे हैं। तो मान लीजिए आप जंगलों में तो नहीं उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से पहुंच सकते हैं अभी, लेकिन आप जो है तो स्वप्न के माध्यम से तो वहां पहुंच सकते हैं ना। हाँ जी। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमारा मान लीजिए विवाद हो गया जी, पाकिस्तान से, किसी का विवाद हो गया, और हम स्वप्न में जो है तो प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, और हमने जी आदेश दे दिया कि चलो तोपे छोड़ो, उधर बम फेंको, वहाँ पाकिस्तान को नष्ट भ्रष्ट करो। अब जी जब सुबह हुआ हमें स्कूल जाना है, जब जगे तो अगर हमको लेट हो गए, तो जहाँ हम प्रधानमंत्री बने थे, पूरा सुख भोग रहे थे ना प्रधानमंत्री का, उस समय पूरे बॉडीगार्ड जेड प्लस की सुरक्षा पूरी प्राप्त थी हमको, और जब सुबह टाइम देखो तो एक बार लेट हो गए, हम जल्दी से भागे। तो उस स्थिति पर अगर आपके जो सहायक हो आपके समाधि के लिए, तो उसको आप अवलंबन बना सकते हैं, उसको आप आधार बना सकते हैं, ठीक है ना। और सुषुप्तावस्था वो हो, और जो है इस प्रकार से इस समझ में आया। जी जी, सुषुप्ता अवस्था बता दो। हाँ, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था ये होगी कि स्वप्न आप तब देखते हैं जब आपकी थोड़ा सा निद्रा, आप आधे जगे होते हैं आधे सोए होते हैं। अच्छा, हाँ, तब आप स्वप्न देखते हैं। जी उस समय सुषुप्तावस्था में ये चित्त होता है कि आप ना तो सोए हुए होते हैं और ना आप जगे हुए होते हैं, जी ठीक है ना। जी जी, वो सुषुप्तावस्था होती है। जब आप खाना खाने के बाद जब लेटते हैं ना, तो हाँ उस जी, हाँ समय जी, समझ रही। हाँ, उस समय ना तो आप, वो संधि काल होता है, जो संधि काल होता है सोने और जगने का, वो होता है सुषुप्तावस्था, जी ठीक है जी ना। जी जी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका नींद, गहरी नींद में से आप जग के सुषुप्तावस्था में जाते हैं, तो वो फिर 10 रुपये। हाँ जी, क्या है? मैं बोल रही हूँ ना कि जी गुरुजी, आप जैसे बोल रहे थे ना कि गहरी नींद के बाद अगर कोई सुषुप्ता अवस्था में हो, तो फिर उसे सब चीज समझ में आ रही है, बाहरी जो चीजें आसपास में चल रही हैं, तो फिर वो वाले कौन सी अवस्था होगी फिर?
कुछ ऐसा वो उसके लिए भी कुछ है या फिर बस उसे भी सुषुप्तावस्था ही मानेंगे? अभी मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहती हैं। जैसे जैसे आप आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, हाँ फिर हाँ, उसके बाद धीरे से आप मतलब और उसी में जगने के बाद ही अभी आप सुषुप्तावस्था में आ गए हो। फिर उसके बाद आप उसके बाद की अब बात कर रही हूँ कि आप हर चीज को महसूस भी कर रहे हो। तो इस ये कौन सी अवस्था होती है? ये भी हम सुषुप्तावस्था ही मानेंगे या फिर कुछ और? ये सुसुप्तावस्था होगी। अच्छा ठीक है। ये सुसुप्तावस्था में ही आएगी। और आगे हम विषय देते हैं। ये वाला सूत्र बोल दीजिए कोई अब एक बार। यथाभिमत ध्यानाद्वा। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितने इसके पहले जितने उपाय हम बताए हैं आपको चित्त को एकाग्र करने के या मन को एकाग्र करने के, उनमें से जो जिसका जो मन हो उसको आप लेकर के और अपने चित्त और मन को एकाग्र करें। जी जी गुरु जी। हमने योग दर्शन पर जो चर्चाएं किया उनमें से जो जिसको जो अच्छा लगे उसको मान करके किसी एक को आधार बना करके और आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चित्त को ही एकाग्र करने का विषय है। इसमें आप चित्त को एकाग्र का साधन है। सर आपने बोला था कि मन का स्टार्ट हो गया, मतलब मन को ये नहीं, चित्त का हो गया। अब ये तो चित्त के चल रहे हैं, मन का तो वहां तक था विशोका व ज्योतिषमती, और जी उसके पहले जो है वो तो मन का। अब यहाँ से चित्त का विषय आ गया। ठीक है, और अच्छा, अब क्या है, कह रहे हैं कि जब आपका चित्त इतना निर्मल हो जाएगा, मतलब प्रकाश स्वरूप हो जाएगा, सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा उस समय मन आपका सुंदर हो जाएगा और सत्वगुण ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। तो उस समय ये स्थिति होगी चित्त की, और चित्त भी निर्मल हो जाएगा। विशोका व ज्योतिषमती मतलब वीतरागवा विषयम चित्तम, मतलब वीतराग विषय वालों का जब आपका अवलंबन करने लगेंगे, उनको आधार बना करके आप अपना जीवन यापन करने लगेंगे, समाधि लेने लगेंगे, तो समय परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः, परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः। परमाणु माने होता है सबसे छोटा, जिसको हमारे नेत्र जिनको नहीं देख सकते, और परम महत्व क्या होगा, मतलब जो बहुत विशालतम है, जिसको हम चारों तरफ से हम अपने नेत्रों से नहीं देख पाएंगे, उसके चारों तरफ का हिस्सा नहीं देख सकते, वो उसको जो है, जब आपका शतोगुणी वाला चित्त जब हो जाएगा प्रकाश वाला, उस समय आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल तत्वों को भी आप मतलब उसको वशीकार हो जाता है, आपका विषय बन जाता है, आप उसको बड़ी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है। जहाँ जिसको इसको एक बार सुना दो, कोई विद्यार्थी सुना दो, जल्दी सुनाया करो, समय ना बर्बाद किया करो, परमाणु हमारा ना। परम महत्वांतोस अस्य वशीकारः। हाँ, पुनः एक बार। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। हाँ, तो अंतोष है, अस्य न कहो, नहीं तो फिर अभी जब सूत्र पूछ रहे हैं तो विच्छेद तो करवा नहीं रहे हैं। ओके तो सर। अंतोष है, ठीक है, पुनः एक बार। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। हाँ, सुंदर सुंदर। तो मतलब जब हमारा चित्त जो है प्रकाशमान हो जाएगा, सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाएगी मन में और चित्त में, उस समय हमारी यह स्थिति हो जाएगी, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत तत्व को, मतलब विशाल से विशालतम तत्व को, आकार वाले को भी हम अपना विषय बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमसे कहीं बाहर हो सकता है। ठीक है ना। और आगे क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव
मणेर गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। अब यहाँ पर समापत्ति की चर्चा है। समापत्ति क्या है? समापत्ति वह विषय है कि जिसका बुद्धि निर्मल हो जाती है, सतोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तमोगुण और रजोगुण न्यून हो जाते हैं। उस स्थिति पर क्या होता है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। क्षीण माने क्या होता है? कमजोर। क्षीण माने नष्ट नहीं होता, क्षीण माने होता है कमजोर। तो क्षीण वृत्तेर, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। कौन सी वृत्तियां? रजोगुण और तमोगुण। यस। क्योंकि तमोगुण हमें मोह उत्पन्न करता है और रजोगुण हमें दुख उत्पन्न करता है। तो जो दुख और जो मोह, इसकी जिनकी वृत्तियां, तमो रजोगुण की वृत्तियां जिनकी क्षीण हो चुकी हैं, जिनके पास सिर्फ सतोगुण बचा है जो प्रकाश स्वरूप है, वो अभिजातस्येव, ऐसे स्वच्छ चित्त की, आपके चित्त में जब सतोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी तब आपका चित्त कैसा होगा, इसको वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस समय अभिजातस्य इव, अभिजातस्य इव होता है अति निर्मल एक स्फटिक मणि होती है। ठीक है, वो अति निर्मल एक स्फटिक मणि होती है, उसी के समान आपका चित्त हो जाएगा। तो जब उसके समान चित्त हो जाएगा तो कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं गृहीत, गृहण और ग्रहेशु। ग्रहेशु तो कह रहे हैं गृहीत माने, इसको तीनों को मैं एक बार डिटेल से चर्चा आप लोगों को कर गया था कि उसमें गृहीत क्या होता है? गृहीत हमारा जीवात्मा है। ग्रहण क्या है? हमारे जो प्रमाण है, जैसे इंद्रियां, जो प्रमाण है वो ग्रहण होंगे। इंद्रियां हमारे जो है, इंद्रियों के माध्यम से हम किसी विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। और ग्राह्येषु, और हमारे जो विषय वस्तु हैं जिनको हमारी इंद्रियां देखती, सुनती हैं, चखती हैं, वो ग्राह्य है। तो ग्रहण, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य, तो ये तीन जो है, ये तत अस्त तद अजनता। कह रहे हैं कि वह जो जैसा है वह उसी के सदाकारा कारित हो जाता है, उसी के समान वो स्पष्टतया वो देख। जैसे जीवात्मा है तो जीवात्मा उस समय क्या होता है कि वो अपने आप को मानता है कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वो स्फटिक मणि के समान हो जाता है, निर्मल स्वच्छ। जो जैसा इसको क्या होता है, स्फटिक मणि क्या होता है कि वो जैसे मान लीजिए आप एक गोला गोला मान लीजिए पत्थर है कांच की तरह, और उसके जो पृष्ठ भाग में आप जैसे मान लीजिए लाल कलर का गुलाब रख दिए, तो अब वो जो स्वच्छ है तो उसके गुलाब के जो अपोजिट साइड जो बैठा है, इस पार मणि के इस पार गुलाब रखा है और उस पार जो है वो व्यक्ति देखने वाला बैठा है। तो जब गुलाब का लालिमा जो होगी तो वो जो मणि होगी वह भी लाल दिखाई देने लगती है उस गुलाब के कलर के कारण। तो उस समय वो कह रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति होगी कि मणि अपने आप में स्वच्छ रहेगी, गुलाब अपने आप में गुलाबी कलर का रहेगा। जो जीवात्मा है, जो देखने वाला है, वो भी अपने आप को स्पष्ट तरीके से देख रहा है कि यह ना मैं मणि हूँ, ना ये मैं ये गुलाब हूँ, और ना ये, मतलब अपने अपने आकार में तदाकारित हो जाते हैं सब लोग। गुलाब अपने स्थिति पर रहेगा, मणि अपने स्थिति पर रहेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्राह्य जो होते हैं, मान लीजिए हमने किसी घड़ा को देखा तो घड़ा अपने आप में पूर्ण तरह से वो घड़ा बना रहेगा, हमारी इंद्रियों की वो रुचि नहीं होगी, क्योंकि वो तो चित्त, वो तो जो जीवात्मा के लिए प्रस्तुत करना चाहता है। तो हमारा जो चित्त होगा वो जो ग्राह्य है, जो ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्रहण वाला जो है तो वो भी अपने आप में स्वच्छ और निर्मल है, और जीवात्मा भी स्वच्छ और निर्मल है, क्योंकि उसको सतोगुण की मात्रा उसके पास भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो वह जो उनकी ये स्थिति होती है वो समापत्ति ही, मतलब समापत्ति माने होता है अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? स्पष्ट हो गया?
हेलो। जी जी सर। सर। अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा अब हम आगे चलते हैं फिर ना। तो इसको एक बार सुना दे कोई विद्यार्थी हमें। इसको 5 विद्यार्थी सुनाएंगे, 6 सुना दे, 3 बालिका 3 बालक। पहले बालिका सर सुना मैं। दे, पहले जी बालिका सर। सुनाए 3। जी सर। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है नहीं नहीं संकीर्ण नहीं 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 सवितर्का नहीं नहीं, समापत्ति है। इसके पहले, इसके ये जो अभी जो पढ़ाया हूँ मैं। ओके 41। जी सर। जी सर। हाँ हाँ। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणे ग्रहीतु ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तद अंजनात् समापत्ति है। अब एक दूसरी कोई बालिका सुना दे। जी सर, मैं सुनाती हूँ। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ ततस्थद अंजनता समापत्ति। थोड़ा सा यहाँ बहुत गृहीत त्रि त्रि है भला। जी और चलो अगली हाँ कोई हाँ। बालिका, अगली बालिका कोई सुनाए। द्विन बालिका तो नहीं है, और है ना बालिका? ऐसा तो नहीं है कि 2 ही बालिका हो हम, सर क्योंकि हम। है। सर है, बट ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है फिर। चलो गलत हो जाएगा तो क्या, यहाँ यूजीसी नेट का पेपर थोड़ी नहीं आप अभी दे रहे हैं कि नहीं नंबर नहीं काट लेंगे। नहीं गुरुजी, हाँ सुनाते हैं। क्षीण वृत्ते रविजातस्येव मृग मन मणे मणेर, गृही मणेर। मणेन गृहीतृग्रहण ग्राह्योषु ततस्थ ततस्थ तद अंजनता हाँ समापत्ति। हाँ सुंदरम। चलिए इसको बालक वर्ग सुनाएंगे 3 लोग। ये बहुत, ये बहुत स्पष्ट वाला है, इसको बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे सुनाओ भैया, कोई बोले बालक जितेंद्र वर्ग जी को। शुरू कीजिए। बालकों। क्षीरवृतेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु ततस्तदञ्जन्ता समापतिः। हाँ समापत्ति ही। हाँ अग्रे, अग्रे कोई बालक वर्ग। भाई क्यों मौन है जो है? अब बालिकाओं ने सुना दिया है, बालक वर्ग मौन है। क्षीणवृत्तेर्विजातस्येव मणिगृहीत्रिग्रहणग्राह्येषु ततस्तदञ्जनता समापत्तिः। हाँ अग्रे, और एक बालक कोई सुना दे। बालक वर्ग मौन हो जाते हैं, सब समाधि में है। जितेंद्र जी सुनाइए। सब लोग समाधि में लग जाते हैं। अभी सर इतने बालिकाओं। आसानी की समाधि कहाँ मिलती है? हैं? ये सब है ना, चित्त में जो है कुछ सोच रहे होंगे ना ये कुछ लोग, वो सुसुप्ता और स्वप्नावस्था तो नहीं अभी चल रहा किसी का। अच्छा चलिए इतना बहुत हो गया, आगे हम चलते हैं ना। हाँ अगला सूत्र क्या है? तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। हमने समापत्ति को आपको समझा दिया कि समापत्ति किसे कहते हैं। समापत्ति को ये उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन अपने आप में पेन ही रहेगा। हमारी जिनको उनके जो इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं, चित्त, वो जो है अपने आप में निर्मल, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। उसमें जो कचरा जो मल जो लगा था ना रजोगुण और तमोगुण का, वो हट चुका है। वो प्योर हो तो जाती है। हाँ वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। तो जिसको जो स्पष्ट तरीके से जो दिखाई देता है जीवात्मा को, वो समापत्ति कहलाता है। ठीक है ना? जीवात्मा भी अपने आप को मान लेता है कि ये सब फर्जी वाला है, क्योंकि ओरिजिनल दिखाई देने लगता है। और पहले जो होता है, जब इसके पहले क्या होता है, जब तक समापत्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति को जो वस्तु है वह वस्तु नहीं दिखाई देती, उसको उसका दूसरा रूप प्रस्तुत होता है वहाँ।
ठीक है ना। मीन्स मतलब कि उसके में रजो और तमोगुण हाँ, की। उसमें उसमें जो है जैसे क्या होता है कि योगी और संसारी व्यक्तियों में यही फर्क होता है। उसको जो योगी लोग जो होते हैं उसमें उसको दुख देखते हैं, वो बड़ा मतलब जब कोई उस व्यक्ति को भोगता है ना, योगी जो भोगी लोग जो होते हैं, संसारिक लोग जो होते हैं, जब उस वस्तु के लिए वो लालायित होते हैं, अब के बाद हो गई। बड़ी मेहनत करते हैं उसके लिए, बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा मार काट करते हैं, तो वो जो है योगी लोग जो होते हैं जिन्होंने जिनकी ऐसी समापत्ति हो गई है, वो देख करके हंसते हैं उस संसारिक लोगों को। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा शावितर्का समापत्ति। अब ये शावितर्का समापत्ति, देखो ये शावितर्क वाला कभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसके पहले मुझे तो पढ़ा तो गया हूं मैं, कुछ याद है? सर एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट डे है क्लास में। अरे तो बहुत अच्छी अच्छी विषय वस्तु तो आप मिस कर गए। सर कौन चलिए, सा पाद चल रही है? समाधि पाद चला, प्रथम पाद। अच्छा अच्छा। तो एक बार हमने वितर्क के बारे में चर्चा किया था। जब जब संप्रज्ञात समाधि होती है तो संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेप होते हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वो जो संप्रज्ञात में होता है तो वो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता जो होता है, वह चित्त को किस प्रकार से हम विषय वस्तु पर लगाते हैं, कैसे उसको हम देखते हैं, तो उसमें ये पहला नंबर का होता है वितर्क संप्रज्ञात समाधि में। तो वहीं पर उसको जो वितर्क है उसमें सवितर्क कर दिया। अब यहाँ पर वो वितर्क भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक सवितर्क, एक निर्वितर्क। ठीक है ना। तो अब ये कह रहे जी। हैं कि सवितर्क क्या होगा और निर्वितर्क क्या होगा। तो सवितर्क वो होगा जैसे मान लीजिए कि जिसमें शब्द का और अर्थ का और उसका जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि थाली, तो थाली शब्द शक्ति के द्वारा थाली हमें अर्थ पता चला, और थाली का स्वरूप मतलब ज्ञान। अब ज्ञान में थाली में जैसे मान लीजिए स्टील की थाली है, तो वो स्टील की थाली किस किस पदार्थों से स्टील बनता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतली, मोटी, वो तो उसका विशेष गुण हो जाएगा ना। क्योंकि किसी भी पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। तो विशेष सामान्य गुण तो बहुत सारे, जैसे क्या होता है, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का सामान्य गुण क्या है? सबके पास आंख होना, नेत्र, आंखें होना, नाक होना, मुंह होना, सारे जो सामान्य कामन जो होते हैं। लेकिन उनमें जब विशेष हम गुण देखेंगे तो हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग है। जैसे वृक्षों को ले लीजिए, कोई ऐसा वृक्ष ना होगा जो एक ही प्रकार का। देखिए इतने कितने जनसंख्या में मानव है हमारे विश्व में, लेकिन सब अलग अलग है। तो कह रहे वो उसका विशेष गुण होगा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो है जब शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये जो है इसमें उसको विकल्प बना होता है, मतलब वो है इस पर अभी चिंतन करता रहता है, शब्द का भी प्रभाव रहता है। अभी सवितर्क में जानते हैं क्या होगा? सवितर्क मतलब होता है स्थूल तत्वों का। वितर्क जो है स्थूल तत्वों का उस समय संप्रज्ञात समाधि में वो चित्त जो है अवलोकन किया था। चित्त जो है उस समय वितर्क माने होता है स्थूल तत्वों को देखना, स्थूल तत्वों पर अपना चित्त को लगाना। तो उस वितर्क में, तो सवितर्क में क्या होता है? सवितर्क में 3 चीजें होती हैं, शब्द और शब्द शक्ति का जो अर्थ और अर्थ शक्ति का जो पदार्थ। शब्द, अर्थ और पदार्थ। जैसे शब्द हमने कहा लोटा, अब लोटा से हमने लोटा का, यह लोटा ऐसा होता है। अब लोटा के भी कई प्रकार होंगे, वो उसका पदार्थ ज्ञान जो होगा, तो उसमें जब विकल्प बना रहता है, जब तक उसमें अभी पूर्ण तरह से उसका स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं हो पाया, उस समय वो जो संकीर्ण है, मिला हुआ जो ज्ञान है, भेद सहित, भेदों से मिली हुई, मतलब उसमें अभी कई प्रकार की शंकाएं हमारे चित्त में भरी, जानते हुए भी कि लोटा का मतलब ये अर्थ हो गया, और लोटा इस स्वरूप का होता है,
लेकिन उसमें पीतल का कि तांबे का, कांसा का कि स्टील का कि लोहे का, यह जो है भेद अभी उसमें रहता है, मिला हुआ जो रहेगा भेद, वह जो होगा वो सवितर्क समापत्ति होगी। ठीक है ना। उसमें तीनों की सत्ता रहती है, शब्द में भी समस्या हो सकती है, अर्थ में भी समस्या हो सकती है, और पदार्थ में भी समस्या हो सकती है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ, चलो इसको एक बार सुना दो, कोई विद्यार्थी सुना दे। शब्द ज्ञान विकल्प। एक बार ये कट गई, आवाज कट गई आप। तत्र शब्द अर्थ, हेलो। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। हाँ, समापत्ति तो समझते हैं ना। जी, जिनके में प्योर गुण हो और उसके रजो और तमोगुण बिल्कुल भी ना हो। हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो रहेंगे लेकिन क्षीण रहेंगे, कमजोर रहेंगे। बिल्कुल ना रहे का मतलब ये हो जाएगा कि फिर एक तत्व से तो शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो गुरुजी जैसे अब फिर ये है ना कि जिनमें जो मतलब इस क्या कहते हैं रजो तमो की गुण जो होती है वो आपने खुद ही तो अभी बताया था कि नहीं रहती है। नहीं, ये मैंने कभी नहीं बताती नहीं रहते हैं लेकिन कमजोर रहते हैं, क्षीण रहते हैं, न्यून हो जाते हैं। ठीक है ठीक। वो न्यून हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब रहेंगे लेकिन वो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमको नमकीन बनाना है, तो नमकीन में आटा होगा, नमक होगा और तेल होगा। बिना तेल के नमकीन बन सकती है? नहीं बनेगी ना। नहीं। बिना नमक के नमकीन बनेगी? नहीं बनेगी। हाँ, नमक कम ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है, तो ये गुण जो है कम ज्यादा होंगे, तो कम ज्यादा होने से उसका उसी प्रकार से उसका टेस्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। तो क्षीण होंगे, क्षीण मतलब होता है कमजोर। जैसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति पतला दुबला होता है ना, तो कहते हैं क्षीण शरीर वाला है। बस वही तो ये जो है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो क्षीण गुण वाले तो होते हैं। सत्वगुण में गुरुजी सत्वगुण तो बिल्कुल प्योर होता है ना। हाँ। ठीक है, और इसमें अब हम ये कहेंगे कि थोड़े बहुत रजो और तमो के गुण क्षीण होते हैं किसमें? समाधि अवस्था में। अब समाधि, अब कौन सी समाधि पर आप हैं? आप संप्रज्ञात समाधि में हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में हैं? नहीं क्योंकि मतलब ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि डायरेक्ट बस उसी में जाके हम गिर पड़ेंगे, जाकर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से फेंक देगा हमें तो समुद्र में हम गिर जाएंगे। अरे समुद्र जाने के लिए पहले तो घुटने पानियों से हिलना पड़ेगा ना, तब तो गहरा मिलेगा। जी। ऐसा तो कोई नहीं है कि ऊपर हम हेलीकॉप्टर में टांग ले जाएंगे और नीचे फेंक देंगे तो हम वहाँ डूब जाएंगे। जब स्वयं चलना है तो पहले घुटने तक पानी, पहले गीला मिलेगा कीचड़, फिर घुटने, कुछ धीरे धीरे पानी में अंदर अंदर घुसते चले जाएंगे, फिर जाकर के डूबेंगे। ठीक है ना। जी। इस प्रकार से जहां पर हमें अभी विकल्प है, जहां पर अभी हम उसको स्पष्ट रूप से जानते तो हैं, हम लोटा भी जानते हैं, लोटा लिखना भी जानते हैं, लोटा पढ़ना भी जानते हैं, लोटा का मतलब भी जानते हैं कि लोटा, इसने लोटा मंगाया है तो लोटा का मतलब क्या है, और लोटा का स्वरूप भी जानते हैं। लेकिन अभी लोटा के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे पदार्थों से क्या क्या पदार्थ बना है, कैसे कैसे उसको ढाला जाएगा, ये सब अभी कुछ विकल्प उसमें अभी जानने के लिए बकाया है। तो वहां पर सवितर्क समापत्ति होगी। ठीक है ना। जी। हाँ, चलिए आगे आगे हम चलेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं? स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब इसको देखो, समझियो। स्मृति परिशुद्धौ,
परिशुद्ध मतलब स्पष्ट तरीके से जो है शब्द, संकेत, आगम और अनुमान, ठीक है ना। मतलब जिस तरह से हमको ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमको कैसे होता है? ज्ञान हमको होता है आगम से और अनुमान से और पढ़ने से। पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें शब्द रहेगा ना पढ़ने में। जी जी तो 3 प्रकार से हमको ज्ञान हुआ। अब वो ज्ञान 3 प्रकार का, शब्द, तो शब्द संकेत और अनुमान संकेत और आगम संकेत, ये 3 प्रकार से हमको ज्ञान, किसी पदार्थ के ज्ञान के बारे में हमको 3 तरह की चर्चाएं होंगी। तो उसी में से जो है ये कह रहे हैं कि स्मृति परिशुद्ध, मतलब वो आपके स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर, मतलब जैसे क्या होता है कि हमने स्मृति माने क्या होता है, पहले हम लोग उसको जानेंगे, फिर मेमोरी। बाद में जो जो पुराना होगा तो हमसे कोई कहेगा तो तुरंत स्मृति में आ जाएगा ना। एक बार लोटा हम सुना, लोटा हम नहीं जानते कि लोटा किसे कहते हैं, तो हम लोग लोटा बगल में रखा रहेगा टेबल पर, असगले घूम घाम के आ जाएंगे, क्योंकि हमने लोटा का स्वरूप हमें पता नहीं है। लोटा लिखना तो जानते हैं, लोटा पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन जब लोटा को आपने कभी देखा नहीं है तो आप वही टेबल में लोटा रखा रहेगा और घूम घाम के आ जाएंगे आप। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि स्मृति परिशुद्ध, जिनके इस प्रकार का ज्ञान जिनको था और वो परिशुद्ध मतलब स्पष्ट हो गया है, शतो गुण की मात्रा उसको एक बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, उसको जो वस्तु जैसे है वैसे उसको वो दिखाने में सक्षम है चित्त, ठीक है ना। तो स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ, मतलब स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी। मतलब जिस तरह से पहले क्या होता है कि जब तक हम, मान लीजिए क्या होता है कि हमने कोई विषय याद किया तो उसको बार बार हम अपनी स्मृति पर लाते हैं, और जब वो हमारा स्वभाव हो जाता है तो फिर उसको हमको स्मृति पर नहीं लाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने हनुमान चालीसा याद किया, तो जब शुरू याद होता है तो उसको हमको ध्यान देना पड़ता है कि उसके आगे पीछे की लाइन कौन है, हम कहीं आगे तो नहीं चले गए, वहां डरते भी रहते हैं, वहां ध्यान देना पड़ता है चित्त को। और जब धीरे धीरे वो स्वभाव हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो निकलने लगता है, तो वो स्मृति पर शुद्ध हो जाता है। वहां पर आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वही लाइन निकलेगी, फिर आपकी लाइन का उथल पुथल क्रम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये होगा स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ। स्वरूप शून्यवार्थ मतलब उसका जो स्वरूप है वो एक तरह से शून्य हो जाता है, शून्य अवस्था की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। अब किसी भी प्रकार का चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रह जाता कि कई प्रकार के पदार्थ आपको दिखाई देते हो। अर्थमात्र निर्भाषा, अर्थमात्र निर्भाषा मतलब जैसे हमने लोटा कहा, गुरुजी माफी, स्वरूप शून्य कैसे हो जाता होगा फिर? क्योंकि वो तो स्मृति में है, फिर शून्य कैसे होता होगा? नहीं, जैसे क्या होता है कि शब्द का स्वरूप है ना, जैसे लोटा है ना, अब लोटा में लो बना होगा और टा बना होगा, तो शब्द की स्मृति तो रखना पड़ेगा ना, जी शब्द का स्वरूप अपना होगा ना। जी जी। तो फिर उस समय हमको लोटा शब्द के वर्णों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसके अर्थ मात्र का हमें भास हो जाएगा, ठीक है ना। जी तो स्वरूप शून्यवार्थ अर्थमात्र निर्भाषा, ये शब्द और अर्थ जितने भी हैं इनका सबका झमेला खत्म, और सिर्फ एक ही पदार्थ हमको दिखाई देगा, और उसका वो तब दिखाई देगा कि उसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी हो चुकी होती है। बहुत मतलब स्थूल पदार्थ, ये स्थूल पदार्थ की चर्चा हो रही है, जितने भी वितर्क वाला होगा ना तो वितर्क स्थूल पदार्थों का ज्ञान के बारे में चर्चाएं हैं। तो इस तरह से वो जो निर्वितर्कक होगा उसमें शब्द और अर्थ और इनका पदार्थ का इनका सब शून्य जैसे हो जाता है, इनको फिर याद करने की, स्मृति करने की जरूरत नहीं रह जाती है, ठीक है। वहां पर निर्वितर्कक रहेगा, निर्वितर्क।
और तो आगे चले। इसको हम ऐसे समझे क्या, जैसे कोई बच्चा शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तो हाँ उसको जी, बोलते हैं भाई हैंडल पे भी ध्यान रखना है, फिर वो सोचेगा मेरे को पैडल भी चलाना है, अब कोई आ गया तो घंटी भी बजानी है। लेकिन लगातार अभ्यास करते करते फिर वो साइकिल अपने आप ही चलती जाती है, उसको हाँ हर एक बस चीज के लिए अलग अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता। बस बस, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। समझ रहे हैं आप लोग अब? जी जी। हाँ, तो ये जो है ये निर्वितर्कक होगा। ये एक वो सवितर्कक थी और ये निर्वितर्क है। ठीक है, ये अभी सिर्फ स्थूल तत्वों पर ही, सवितर्क और निर्वितर्क स्थूल तत्व पर ही होगा। ठीक है ना? मतलब जो हमारे पंच महाभूत हैं, जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, उन्हीं पर अभी ये सब कुछ हो रहा है। जी। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आगे? सवितर्क निर्वितर्क हो गया। और अब इसी प्रकार से कह रहे हैं कि एतस्यैव, इसी प्रकार, एतस्य सवितर्कस्य और निर्वितर्कस्य, एतस्य ऐव, इन्हीं के अनुसार ही, सवितर्क और निर्वितर्क के अनुसार ही हम क्या समझेंगे? सविचार और निर्विचार। तो सविचार और निर्विचार में क्या होता है? तो जब हमने संप्रज्ञात समाधि की चर्चा किया था उस दिन, तो संप्रज्ञात समाधि में जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, संप्रज्ञात समाधियों की 4 स्थिति होती है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो मैंने उस दिन बताया था कि विचार में क्या होता है कि विचार में हम सूक्ष्म, मतलब तन मात्राएं हमारी जो है, रूप रस गंध स्पर्श, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, समझ रहे हैं ना? इन तन मात्राओं का हमको ज्ञान होता है। तो जिस प्रकार से शब्द रूप रस, मतलब वो जो शब्द, अर्थ और पदार्थ का जो है ज्ञान हमें वितर्क वाले में जिस प्रकार से हमने समझे थे, उसी प्रकार से हमें इस वाले में भी समझ में उसी प्रकार से इसको भी समझना चाहिए। एतस्यैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषय समझ गए? क्योंकि सूक्ष्म विषय वही है, सूक्ष्म विषय है जो हमारे तन मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श, और ठीक है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये हमारे सूक्ष्म तत्व हैं। तो इन पर हमारा विचार, ठीक है, क्योंकि जब हमको ज्ञान होगा तभी तो विचार करेंगे। जी। तो ये हमारे जो विषय बनते हैं, ये वो वाले विषय बनते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म विषयायु व्याख्याता, वो स्थूल विषय पर चर्चा थी वितर्क में, और ये सूक्ष्म पर चर्चा है। ये तो स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को कि इसमें कुछ करना पड़ेगा अभी। चलो कोई बालिका इसको सुना दे, बालक और बालिका दोनों। क्या सुनाना है सर? इन्हीं को जो सूत्र जो मैं अभी बोला हूँ। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सुंदरम, कोई बालिका वर्ग में सुना दे। एतएव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। पुनः मैं सुनना चाहता हूँ आप। एतएव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। कोई बालिका इसको स्पष्ट करके एक बार सुना दे। अर्थ सर इसका? नहीं, अर्थ नहीं, बस इसको उच्चारण करके सुनाए। ये बालिका जो पढ़ी है अभी, इसको एक बार कोई और बालिका इसको थोड़ा सा शुद्ध उच्चारण करके सुना दे। हाँ हाँ। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सुंदरम सुंदरम। उस बालिका का भी सही था, आपका भी सही, ठीक है ना? नो सर, बताओ गुरुजी, बताइए कहाँ गलत था मेरा? मैं ही गलत था। मुझे नहीं नहीं ये नहीं, मतलब सुधार देना, सच में मेरा गलत था। एतएव, मैं समझ रही थी मेरा गलत कहाँ है, बस वो पूछ रही हूँ। एतएव बोलू, एव बोलू, आप अत यही बोल रहे थे ना, एत है।
जी जी आप एत मत बोल रहे यई थे। जी हाँ जी। ना, एत एव ऐव। एत एत यई एव हाँ, ऐव एव नहीं नहीं, यई आई 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 नहीं होता, एत आई होता है, ए आई। एत आई हाँ आई, एत जैसे यई ए, हाँ हाँ, एत तो आई यई, हाँ, सविचार ये के ऊपर मात्रा है यई, एत यई एत यई। यई, हाँ, हाँ एत हाँ यईव हाँ, सुंदरम एत सुंदरम। यईव। जी जी अरे विद्यार्थी बड़े बुद्धिमान है हमारी इस क्लास के। नहीं चलिए, गुरुजी। अच्छा अच्छा, अग्रे चला जाए। जी अब कह रहे हैं कि सूक्ष्म, समय तो पर्याप्त है ना अभी। अच्छा, और मिनट 2 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी करना होता है मुझे लगता है। तो फिर कहते हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चा लिंग पर्यवसानम। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म विषय क्या होगा। तो कह रहे हैं सूक्ष्म विषय से आप ये समझिए कि चा अलिंग पर्यवसानम। लिंग माने होता है बुद्धि, मतलब जितने पदार्थ ये हैं, ठीक है ना। लिंग यहाँ बुद्धि के लिए चर्चा है। और अलिंग क्या होगा, अलिंग होगा प्रकृति, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सूक्ष्म विषय से यहाँ हम लेंगे सूक्ष्म विषयत्वम। तो सूक्ष्म विषयत्वम मतलब सूक्ष्म से हम क्या जानेंगे, तो सूक्ष्म विषय से हम जानेंगे चा अलिंग पर्यावसानम। पर्यावसानम तो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए क्या होगा कि पहले हम सबसे जो स्थूल है वो क्या है, पंच महाभूत। अब पंच महाभूत का जो जो प्रकृति है, जो लिंग है, वो कौन है, वो है तन्मात्राएं, तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का जो लिंग है अहंकार, अहंकार, और अहंकार का जो लिंग है बुद्धि, बुद्धि। हाँ। अब बुद्धि को यहाँ यहाँ पर लिंग बुद्धि तक होगा। और फिर जो जो बुद्धि का जो लिंग है, वो प्रकृति है, दैट इज प्रकृति। अलिंग। हाँ, वो प्रकृति है, वो अलिंग है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं अलिंग ये उस प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप, क्योंकि पंच महाभूत स्थूल है, और उनसे ज्यों ज्यों आप प्रकृति तक पहुंचते रहेंगे तो आप सूक्ष्म का अध्ययन आप करते रहेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं सूक्ष्म विषय से, सूक्ष्म विषय इतना सूक्ष्म तक आपको जाना होगा कि सूक्ष्म सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम। आपको अवसान मतलब समाप्ति की ओर, और वो समाप्ति कहाँ तक, ये सृष्टि का संपूर्ण समाप्ति स्थल, प्रकृति का सतो रजो और तमो गुण का एक समय साम्यावस्था का हो जाना, कि उसमें किसी प्रकार का कोई इतना ज्यादा मिक्स हो जाए कोई इसको स्पष्ट नहीं कर सकता। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम होगा वो। तो वो कह रहे हैं कि हम इतने सूक्ष्म की चर्चा है कर रहे हैं, ठीक है ना। जी तो कह रहे हैं जब चित्त आपका निर्मल हो जाता है, इन इतने सूक्ष्मतम मतलब जो लिंग है उसका भी जो अलिंग है, वो जिससे वो जो उत्पन्न नहीं होता वो अलिंग होगा। तो प्रकृति जो होती है वो उत्पन्न नहीं होती, वो उत्पन्न करती है। और जितने उत्पन्न होंगे वो लिंग होंगे, जो उत्पन्न करता है वो अलिंग होगा, ठीक है। जी तो इस तरह से सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम। और आगे चला जाए तो कह रहे हैं कि ता एव सबीजहा समाधि। कह रहे हैं कि जो जब तक हमारे चित्त में उसका कोई भी संस्कार पड़ा होगा तब तक वह सबीज समाधि होगी। और जब उसका एक भुना हुआ एक बीज की तरह होगा तो वह निर्बीज समाधि होगी, ठीक है।
वो जो सवितर्क है ना, सवितर्क, सविचार, ये सब सबीज समाधि है। और ये निर्वितर्क वगैरह ये भी सब सबीज समाधि है, सब सबीज समाधि है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये इसमें बुद्धि जो है, इसमें जीव जो है, तो जीव का स्पष्ट भान थोड़ी नहीं हो पाता है। ये तो अभी थोड़ा सा स्थूलतम, ये तो विषयों को ग्रहण कर रहा है, तो ये सिर्फ अभी जानकारी ले रहा था। तो इस तरह से जितने भी सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार जो ज्ञान होगा वो सबीज होगा, वो सबीज समाधि होगी। इसमें अभी हम लौट सकते हैं वो पीछे की ओर। अभी हमको आनंदानुभूति नहीं हुई है। आनंदानुभूति में जाकर के जीवात्मा देखता है संपूर्ण पदार्थों को स्पष्ट तरीके से। ठीक है ना? तो कह रहे हैं ये जो सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार जो ये जो ज्ञान हमको होगा, ये सबीज है। ठीक है? क्योंकि इसमें आलम्बन है गुरुजी, क्योंकि इसमें आलम्बन है कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई आलम्बन है। इसको किसी न किसी पदार्थ को अभी हमने जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको ABCD का जो वो आता है, एक खिलौना टाइप का आता है, उसको सेट करने के लिए, तो उसके विचार में उस प्रकार के खिलौने बने होते हैं, वो आलम्बन कर रहा है। तो इसलिए ये सबीज है उसके चित्त में, भले वो सूक्ष्म हो, लेकिन उसके चित्त का कोई ना कोई आधार तो उसका चित्त ले ही रहा है। बिना आधार के नहीं जी रहा है वो। पहले वो स्थूल का आलम्बन कर रहा था, उसके बाद फिर उसने सूक्ष्म का आलम्बन किया, लेकिन आलम्बन है। लेकिन आलम्बन तो है ही ना, भले वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, लेकिन और रस्सी तो पकड़े ही है। भले मोटी रस्सी ने पकड़ करके, जैसे पहले क्या होता है कि जब कोई तैरता है तो उसको कोई व्यक्ति मजबूती से पकड़े रहता है, फिर जब वो तैरता है दोबारा, जब उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो उसको थोड़ा सा वो रस्सा वस्सा का सहारा लेता है। लेकिन वो सहारा अभी उसको जरूरत है। अभी तो ये माने कि डूबते को तिनके का सहारा, कम से कम तिनके का तो सहारा है। डूबते को तिनके का सहारा उसका भी लगा है। तो अभी वो पूर्ण तरह से, मतलब अभी उसका मतलब वो नहीं हुआ है, स्वतंत्र रूप से उसके अंदर ये ज्ञान अभी नहीं हुआ है। वो उसका मनोबल इतना नहीं बढ़ा है कि मैं किसी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है ना? वो अभी एक पतला सा धागा का सहारा अभी ले रहा है। तो वो जो है ठीक है इसमें। हाँ सर, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, 2 मिनट और है, तो पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब इसमें हम क्या पूछ रहे, मुझे लगता है जो पूछ रहा था वो मैं सब बता गया हूँ इनको। तो कल जो है कर सकते हैं क्विज वाला पूछने। मुझे लग करता है कि मैं जो बताया हूँ, जो मैंने पढ़ा था, वो मैं इनको सब बता गया। और जो मैं बता गया इतना मन से पढ़ रहे हैं कि इनको सब वो आ गया। ठीक है, ठीक है। विद्यार्थी हमारे ठीक है ना, मतलब उनको सब आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ। अरे एक बार तो हाँ ना कर दो तो मुझे तो हो जाए कि मेहनत। जी सर। विद्यार्थी हमारे पकड़ रहे हैं। चलिए फिर, तो आपको आ रहा है तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं पूछता हूँ। आपका रिजल्ट बताएगा मुझे सब। ठीक है, मतलब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं।